नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 11 विद्रोही और राज पर चर्चा करने आए हैं। आज की इस चर्चा को प्रारंभ करते समय हम चलते हैं मेरठ। अभी हाल ही में आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को देखा होगा कि जब वो वहाँ एक खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने गए थे तो वहाँ पर उन्होंने काली पलटन का मंदिर जो है वहाँ पर भी पूजा की थी। तो आपको ये कुछ आश्चर्य हुआ होगा कि भाई इस मंदिर का नाम काली पलटन क्यों है। काली पलटन का मतलब था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सिपाही थे उनको काली पलटन कहा जाता था। पलटन प्लेटून शब्द से बना है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पूरी वहाँ छावनी थी जिसमें भारतीय सिपाही थे उसको काली पलटन कहा जाता था और वहाँ वो जहाँ पर पूजा करते थे उस मंदिर को काली पलटन का मंदिर कहा जाता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरठ में बहुत पहले से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी जो छावनी थी, जो एक सैनिकों की छावनी थी, वो वहाँ पर पहले से ही स्थित थी। तो आज हम उसी छावनी में चल रहे हैं, मेरठ की छावनी में। लेकिन जैसे हम समय यात्री हैं, टाइम मशीन में बैठे हैं और हम पहुंच गए हैं मेरठ। लेकिन वो कब का मेरठ है? वो है 1857 का मेरठ। और हम किस दिन पहुंचे हैं? हम पहुंचे हैं 10 मई। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में कुछ अजीब सी घटनाएं घट रही थी। अचानक से कुछ भारतीय सिपाही उत्तेजित हो उठे और उन्होंने वहां अपने अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी। पहले तो यह विद्रोह केवल हम देखते हैं पैदल सैनिकों के बीच ही था, लेकिन जल्दी ही यह घुड़सवार फौज में भी फैल गया। और न केवल इसमें सिपाही शामिल थे बल्कि आसपास के आम लोग, किसान, दुकानदार, शहर के लोग, ये सब भी आकर सिपाहियों के साथ मिल गए और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने लगे। तो ये क्या कर रहे थे? ये सब गोरों यानी कि अंग्रेजों पर निशाना साध रहे थे। उनके बंगलों, उनके साजो सामान को नष्ट कर रहे थे, फूंक रहे थे, जला रहे थे। रिकॉर्ड दफ्तर जो अंग्रेजों के थे, जेल, अदालत, डाकघर, सरकारी खजाना, जितनी भी सरकारी इमारतें थीं उन सब पर ये हमला कर रहे थे, उन्हें नष्ट कर रहे थे, क्योंकि उनकी नज़र में ये सब अंग्रेजों और उनके शासन के प्रतीक हैं। और साथ ही उन्होंने दिल्ली को मेरठ से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन को भी नष्ट कर दिया था। और पूरी जब 10 मई के दिन में लगभग सारे अंग्रेजों को उन्होंने मार डाला। पूरी तरह से मेरठ छावनी अब अंग्रेज मुक्त हो चुकी थी, भारतीय सिपाहियों के कब्जे में आ चुकी थी। और अब शाम जैसे ही ढली तो मेरठ के सिपाहियों का एक दस्ता दिल्ली की तरफ चल पड़ा और सुबह ही सुबह वो दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में उस समय मुगल बादशाह, जो अंतिम मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर, वो लाल किले में अंग्रेजों के एक पेंशनर के तौर पर, उनके आश्रित के तौर पर रहते थे। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने जो सिपाही थे, विद्रोही सिपाही, उन्होंने बादशाह को कहा कि हमने अंग्रेजों को मार दिया, हमने विद्रोह कर दिया और अब आप हमारे नेता बन जाइए और हमारे नेतृत्व कीजिए, अंग्रेजों को यहाँ से भगा देंगे। उनका एक ही कहना था कि अंग्रेज जो हैं वो एक ऐसा कारतूस लाए हैं जिसके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लिपटी हुई है और वो हिंदू और मुसलमानों दोनों का धर्म नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए हमने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बहादुर शाह जफर इस विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं थे, वो डरे हुए थे। लेकिन जब सिपाहियों ने बेधड़क होकर लाल किले में प्रवेश किया और बिना किसी शिष्टाचार के, दरबारी अदब के, उनके ऊपर ज़बरदस्ती दबाव डाला कि नहीं, आपको बनना ही पड़ेगा हमारे नेता, नहीं तो हम लाल किला लूटने लगेंगे, दिल्ली लूटने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में बहादुर शाह जफर को उनकी बात माननी पड़ी और विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा। और भी कई दस्ते दिल्ली आ चुके थे। दिल्ली के नागरिक जो थे वो इन सिपाहियों के साथ मिलने लगे थे। दिल्ली के अमीर लोगों पर, दिल्ली के अंग्रेजों पर हमले होने लगे थे। तो ऐसी स्थिति में
बहादुर शाह जफर के पास और कोई चारा नहीं था कि वो विद्रोहियों की बात ही माने, और उनको विद्रोहियों की बात ही माननी पड़ी। और इस तरह से विद्रोह का नेतृत्व उन्होंने अपने हाथ में लिया। फिर 12 और 13 मई को तो शांति रही, लेकिन जैसे ही ये खबर चारों तरफ फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और बहादुर शाह जफर ने उनका नेतृत्व स्वीकार कर लिया है, तो इससे एक चिंगारी सी सुलग उठी और गंगा घाटी की जितनी भी छावनियाँ थीं और दिल्ली के पश्चिम की कुछ जो छावनियाँ थीं, वहाँ के सिपाहियों ने भी विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ से इस घटना की शुरुआत हुई है और हमें आपके इस पाठ में इसी विद्रोह के बारे में अलग अलग पहलुओं से पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, इसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उसमें इस पूरे विद्रोह को हम 5 शीर्षकों के अंतर्गत बांटकर पढ़ेंगे। जो सबसे पहली बात जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है विद्रोह का ढर्रा। दूसरी बात जो हमें पढ़नी है वो है अवध में विद्रोह। तीसरी बात जो हमें पढ़नी है वो है कि आखिर ये विद्रोही चाहते क्या थे। और चौथी बात जो हमें पढ़नी है वो ये है कि इस विद्रोह का अंग्रेजों ने किस प्रकार और कितनी क्रूरता से दमन किया, कैसे उसे दबाया। और सबसे अंत में हम पढ़ेंगे विद्रोह की छवियों के बारे में, यानी विभिन्न प्रकार के जो चित्र बाद में अंग्रेजों ने जो बनाए विद्रोह को दिखाने के लिए, उसके विभिन्न पहलुओं को दिखाने के लिए, तो उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम अपना जो पहला खंड है इस पाठ का उसे प्रारंभ करने जा रहे हैं और वो है विद्रोह का ढर्रा। विद्रोह के ढर्रे के बारे में भी हमें बहुत सी बातें पढ़नी हैं और उसमें से आज हम कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। तो विद्रोह का ढर्रे में जो पहला शीर्षक बनता है जिसे हमें पढ़ना है वो है कि सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ। जैसे आप सब ने देखा ही था कि जैसे ही ये खबर मेरठ के विद्रोह की फैली तो एक एक करके जहाँ जहाँ ये खबर फैलती जाती थी वहीं की छावनी के सैनिकों ने विद्रोह करना शुरू किया। तो विद्रोह शुरू कैसे होता था, इसके लिए एक विशेष संकेत सिपाही देते थे। किसी छावनी में तोप का गोला दागा जाता था सबको बताने के लिए कि विद्रोह प्रारंभ हो गया है, या कहीं पर बिगुल बजाकर विद्रोह शुरू होने की जो संकेत दिया जाता था, घोषणा की जाती थी। तो इस तरह से विद्रोह शुरू हो जाता था। फिर उसके बाद सिपाही क्या करते थे, उसके बाद सिपाही शस्त्रागार जहाँ पर हथियार गोला बारूद रखा होता था उस पर कब्जा कर लेते थे। अंग्रेजों को, वहाँ के जो अंग्रेज रक्षक थे उन्हें मारकर उस पर कब्जा कर लेते थे और फिर सरकारी खजाने को लूट लेते थे। साथ ही अंग्रेजी शासन की प्रतीक जितनी भी इमारतें हैं जैसे जेल और रिकॉर्ड रूम, सरकारी दफ्तर, टेलीग्राफ रूम, बंगले, अंग्रेजों के बंगले और अन्य जितनी भी सरकारी इमारतें हैं उन पर हमला करके उनको नष्ट कर देते, उनको जला देते थे। बहुत सारे रिकॉर्ड भी जला देते थे। और इस युद्ध में, मतलब इस विद्रोह में, हिंदू और मुसलमान सारे सिपाही मिलकर, आम जनता भी हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। और सभी को साथ आकर अंग्रेजों को भारत से मार भगाने के लिए जो अपीलें और जारी की जा रही थी वो हिंदी, उर्दू और फारसी में जारी की जा रही थी। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि अभी शुरुआत में तो विद्रोह कौन करते थे, सिपाही करते थे किसी भी छावनी के, लेकिन जल्दी ही उनके साथ उस शहर के आम लोग भी शामिल हो जाते थे और वो सब भी मिलकर अंग्रेजों पर हमला करना शुरू कर देते थे। और फिर जब आम लोग मिल जाते थे तो आम लोगों को जितनी परेशानी अंग्रेजों से थी उतनी ही परेशानी, उतना ही नफरत उन्हें अपने ही भारतीय लोग जो साहूकार थे, अमीर थे, जो आम लोगों का खून चूसते थे, उनसे भी वो उतनी ही नफरत करते थे, उतनी ही उनको परेशानी थी। तो इसलिए जब आम लोग सिपाहियों के साथ मिल गए और विद्रोह करने लगे तो उन्होंने ना केवल अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया बल्कि
उन्होंने भारत के जो साहूकार होते थे, धनी लोग होते थे शहरों में रहने वाले, उनके ऊपर भी हमले किए, उनकी संपत्ति लूटी, उनके ऋण के कागज जो जिसके बल पर वो आम लोगों को परेशान करते थे उन्हें जला दिया। हम देखते हैं कि लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीरों के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूटा और उन्होंने वहाँ पर उन पर विद्रोह किया। आम लोग मानते थे कि ये जो अमीर और साहूकार लोग हैं ये अंग्रेज़ों के ही पिट्ठू हैं, ये अंग्रेज़ों का ही एक छोटा रूप हैं और ये भी वैसे ही लोगों को लूटते हैं जैसे अंग्रेज लूटते हैं। पहले पहले तो ये विद्रोह छुटपुट घटनाओं से शुरू होते थे छावनियों में, लेकिन जल्द ही पूरे शहर में इसमें चौतरफा विद्रोह के रूप में ये फैल जाते थे और ये इतने व्यापक हो जाते थे विद्रोह कि शासन की सत्ता और सोपानों की सरेआम अवहेलना होने लगती थी। यानी शहर में से अंग्रेजों का शासन पूरी तरह खत्म हो जाता था और लोग अपनी मनमर्जी के मालिक हो जाते थे और किसकी बात मानने लगते थे? विद्रोही सिपाहियों की। तो इस पर हमने देखा कि जो मई और जून के महीनों में जैसे ये विद्रोह हुआ जगह जगह अंग्रेज हतप्रभ रह गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम इस विद्रोह का क्या उत्तर दें। वो तो केवल अपनी जान और माल बचाने में ही लगे रहे। तो इसीलिए एक ब्रिटिश अफसर ने उस समय की स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है कि इस दौरान यानी मई और जून में ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया। इस पर एक परीक्षा में आपसे सवाल पूछा जा सकता है इसी कोट के साथ कि ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया, व्याख्या कीजिए। तो जो आपको यही सारी बातें जो भी हमने बताई कि विद्रोह के दौरान क्या क्या हो रहा था, लोग कैसे हमला कर रहे थे, किस तरह से उन्होंने सारे कानून तोड़ दिए थे, किस तरह से अमीरों के खिलाफ भी विद्रोह हमले कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ भी विद्रोह कर रहे थे, जो भी हमने सारी चर्चा की उसी को आपको सिलसिलेवार पॉइंट वाइज करके लिखना है। अब बच्चों, जैसा आप सबको पता है कि ये जो हमारी एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं ये सबाल्टर्न हिस्टोरियंस के द्वारा लिखी गई हैं। ये सबाल्टर्न हिस्टोरियन आम लोगों की ज़िंदगी को गंभीरता से नज़दीक से देखने पर में ज़्यादा रुचि लेते हैं। तो अभी हमें ये भी देखना है कि जब विद्रोह हुआ, किसी भी शहर में विद्रोह हुआ, तो इससे वहाँ के आम लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा। तो इतिहासकार उसको भी खोजते हैं। तो लेकिन आपको पता है कि कोई भी इतिहास की घटना के बारे में जानने के लिए कोई ना कोई ऐतिहासिक स्रोत होता है, उसका ही विश्लेषण करके पता लगाते हैं। तो हमारे इतिहासकारों ने 14 जून 1857 को दिल्ली से निकलने वाले एक उर्दू अखबार को ढूंढा और उसमें जो रिपोर्ट लिखी थी उससे पता चलता है कि जब विद्रोह हुआ तो दिल्ली के आम लोगों का जीवन उससे किस तरह से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इसमें इस अखबार में बताया गया है कि विद्रोह के कारण दिल्ली में साग सब्जियां आना भी बंद हो गई, लोगों को ताज़ी सब्जियां मिलना बंद हो गई। जो बहुत ही अमीर थे वो भी बड़ी मुश्किल से बहुत पैसा खर्च करके केवल बासी सब्जियां ही उनको मिल पाती थी, बाकी लोग तो बिल्कुल बिना सब्जियों के रह गए। तो आम चीज़ों की सप्लाई बिल्कुल बंद हो गई थी उस विद्रोह के दौरान, पूरा उथल पुथल मचा हुआ था दिल्ली में। इसके अलावा जो भिश्ती होते थे यानी मशक में पानी भर के ला के घरों में पहुंचाने वाले, उन्होंने काम छोड़ दिया था। तो लोगों को खुद बाहर जा जा के पानी भर भर के लाना पड़ रहा था। चारों तरफ गंदगी और लाशें फैली हुई थी जिससे पूरे शहर में बीमारी का खतरा पैदा हो गया था। तो आप देखते हो कि कोई भी जो ऐतिहासिक घटना होती है उसका बड़े लोगों पर, राजा महाराजाओं पर, अधिकारियों पर, अमीरों पर क्या असर पड़ा, ये जानने के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उसका आम लोगों पर क्या असर पड़ा। तो इसी को सबाल्टर्न हिस्ट्री कहते हैं। तो आपने देखा कि जब विद्रोह शुरू हुआ तो उसका क्या प्रभाव पड़ा आम लोगों की ज़िंदगी पर। तो आज हम अपने चर्चा यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम फिर इसके आगे अपनी चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।